बेटा गंगाधर, तेरा कुछ नहीं हो सकता। हे भगवान, ये रोज रोज का कचरा, पता नहीं कितना कचरा जमा कर देते हैं। पढ़े लिखे कहते हैं अपने आप को, इस पार्क को कचरे का पेटी बना डाला। ये लोग योगा करते रहते हैं। ये जरूर बच्चे होंगे जिनके माँ बाप यही सिखाते होंगे कि कचरा जमीन पर फेंकना चाहिए। रोज रोज कचरा साफ करो और रोज दुगना कचरा मेरा इंतजार कर रहा होता है। हे भगवान, कभी तो सुन मेरी, कोई चमत्कार तो कर, या यूं ही कचरा साफ करवाता रहेगा जीवन भर। कचरा कचरा कचरा, दिन भर कचरा साफ करो, सुबह आओ कचरा। कुछ तो चमत्कार कर दे। ये क्या चमक रहा है? चैन। अरे बाप रे, ये तो सोने का लगता है। ये यहाँ आया कैसे? लगता है किसी के हाथ से गिर गया है। आसपास कोई नहीं है। बेटा गंगाधर, आज किस्मत ने तुझे मौका दिया है। ये सोने का चैन पुरस्कार दिया है, ले ले इसे। गंगाधर, भगवान ने आखिर तेरी सुनी ली। अरे ये क्या? हाथ, इंसान का हाथ। इधर, यहाँ डेड बॉडी तो नहीं यहाँ पे। सीआईडी को बुलाना पड़ेगा जल्दी। ये लोग कौन है? हटो, चलो हटो, चले हटो। तुम दोनों हो कौन? ये हमारा क्राइम सीन है, सीआईडी का केस है ये। तुम लोग बिना परमिशन के यहाँ नहीं आ सकते। न जाने कितने सारी एविडेंस खराब कर दिए होंगे। अरे सब रेडी, चुप हो जाओ। मैं जानता हूँ इन दोनों को, ये हमारे नए सीआईडी ऑफिसर्स हैं। नए ऑफिसर्स? हाँ, नए ऑफिसर्स। इंस्पेक्टर विनीत और ये है इंस्पेक्टर श्रेया। ये दोनों पहले मुंबई क्राइम ब्रांच में थे। ये नए इंस्पेक्टर आए, आपने बताया नहीं सर? सचिन, कल शाम को ही पता चला। तुम लोगों को बताने के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं था। खैर छोड़ो। विनीत, क्या मिला तुम्हें यहाँ पर? सर, हमें यहाँ पर ये कटा हुआ हाथ मिला है और उसके ऊपर ये ब्रेसलेट मिला है। ये ब्रेसलेट काम की चीज है। ये ब्रेसलेट अच्छी तरह से साफ करो। बता हुआ सर। माय गॉड, शरीर का बाकी हिस्सा भी तो होना चाहिए। काम करो, पेड़ के आसपास देखो और कुछ मिलता है क्या। देखो। सर, कितनी बेरहमी से काटा है सर और हाथ को। यहाँ इस हालत में किसी की लाश को दफनाने का क्या मतलब है? सिर्फ सचिन, विवेक, एक काम करो, पार्क में आसपास अच्छी तरह से देखो, कुछ मिलता है क्या। एक बात बताओ, तुम में से किसने इस हाथ को पहले देखा? साहब, ये कटा हुआ हाथ सबसे पहले मैंने देखा। तुमने देखा? जी साहब। तुम क्या करते हो इधर? जी साहब, साफ सफाई करते हैं। सफाई करते हो? इधर आओ, जरा बताओ, ये पार्क क्या 24 घंटे खुला रहता है? नहीं साहब, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पे वॉचमैन या सिक्योरिटी गार्ड नहीं है क्या? नहीं साहब, यहाँ पे कोई चौकीदार नहीं रहता। ये पार्क सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। इसका मतलब है ये काम तब किया गया है जब ये पार्क या तो बंद था या फिर पार्क में कोई भी नहीं था, उस वक्त किया है। सर, हाँ सर, यहाँ आसपास तो कुछ भी नहीं मिला सर। अबे ऐसा कुछ नहीं मिला सर? कुछ भी नहीं मिला? ये कैसे हो सकता है? तो शरीर का बाकी का हिस्सा कहाँ पर दफना दिया है? कहाँ छुपाया होगा? कोई बात नहीं, पता तो लगा ही लेंगे। इससे पहले एक काम करो, ये सिर और हाथ साळुंखे के पास भेज दो और इस आदमी का चेहरा, उसका स्केच सारे न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन चैनल्स पर भेज दो। साफ करके देखते हैं क्या है। डॉक्टर साहब, ये आपके हाथ में क्या है? दया, ये मेरे हाथ में कागज का टुकड़ा है। कागज का टुकड़ा मिला कहाँ से आपको? यहाँ से, इसकी उंगलियों के बीच में फंसा हुआ था ये। मगर इसकी उंगलियों के बीच में ये कागज का टुकड़ा कैसे पहुंचा? या मुझे लगता है इस आदमी ने कोई कागज को अपने हाथ में छुपाने की कोशिश की होगी और ये कागज का टुकड़ा इसकी उंगलियों के बीच में फंस गया। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसा क्या है इस कागज के टुकड़े में? अरे भाई, तो चेक करने जा रहा था। क्या आप लोग आ गए? साफ करके देख लीजिए ना, पता चल जाएगा। देखते हैं।
दया, ये तो कोई अखबार का टुकड़ा जैसा लग रहा है। बहुत ही पुराना अखबार का टुकड़ा। सर इसमें फोटो जैसा कुछ है, कोई घटना या दुर्घटना की फोटो है। राइट यस। सर ये चौक लाइन से लगता है कि ये कोई हादसे की तस्वीर है। मगर सर उसने ये फोटो छुपाया क्यों? कोई तो कारण होगा। इस आदमी के बॉडी के पार्ट्स हमें मिले हैं, हो सकता है उसका इस हादसे से कोई ना कोई संबंध हो। ये क्या? ये हाँ सर, डेट जैसा कुछ है। हाँ मतलब ये अखबार करीब 14-15 साल पुराना है। एग्जैक्टली। सर, हाँ यहाँ पर कुछ है। क्या है? क्या है? ये देखिए, इसके जीप के अंदर एक नंबर छपा हुआ है। देखिए जीप के अंदर नंबर। नंबर 3? सर जीप पे नंबर 3 छापने का क्या मतलब है? ये केस तो कुछ ज्यादा ही उलझा हुआ है। पहले इस आदमी की उंगलियों के बीच में 14-15 साल पुराने अखबार की कटिंग, जिसमें एक हादसे की फोटो है, और अब ये जीप में नंबर। इस आदमी का किसी न किसी जुर्म के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। हेलो, हाँ रिपोर्ट्स आ गई? क्या पता चला रिपोर्ट से? थैंक यू सर। ये एक आदमी नहीं है। एक आदमी नहीं है मतलब? ये सर किसी और आदमी का है और ये हाथ किसी दूसरे इंसान का। मतलब 2 अलग-अलग लोगों के बॉडी पार्ट एक ही जगह पे मिले। हाँ, ये जीप में नंबर, 2 लोगों का खून। हमें जल्दी से ये पता करना होगा कि ये 2 लोग आखिर है कौन। हाँ फ्रेडी, बहुत बड़ा झटका। ये इस आदमी के नाखूनों का रंग है। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नाखून चेक करने के बाद पता चलेगा। इसे साफ करके चेक करते हैं। अब आई बात समझ में। क्या हुआ डॉक्टर साहब? दया, ये आदमी कोई बहुत हैवी डोज ले रहा था किसी दवाई की। कौन सी दवाई सर? वेरिऑक्सिबिन। वेरिऑक्सिबिन? हाँ दया, ये दवाई कैंसर पेशेंट लेते हैं। ये बहुत महंगी दवाई है, आसानी से नहीं मिलती है। और जब तक कोई कैंसर स्पेशलिस्ट अपने हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं करता है, तब तक ये दवाई किसी को नहीं मिल सकती। तो फिर इस शहर के सारे कैंसर हॉस्पिटल्स में चेक करना चाहिए। हाँ क्या? तो औरतों ने इस आदमी का चेहरे का स्केच पहचान लिया? सर, विनय जी की वाइफ ने ना, और उनकी सेक्रेटरी आन्या। सॉरी, ये जो कुछ भी हुआ, क्या आप बता सकते हैं नैना जी, ये सब हुआ कैसे? कल शाम को सब्जियां लेने मार्केट गए थे, वापस नहीं आए। पता नहीं ये कैसे हो गया। मुझे ये भी पता नहीं कि उनके साथ ये किसने किया, क्यों किया। मुझे अब भी यकीन नहीं होता कि मेरे पति विनय अब नहीं रहे। जब वो घर वापस नहीं आ रहे थे तो आपने कोशिश नहीं की उन्हें कांटेक्ट करने की? मैंने उनको हर 2 मिनट के बाद फोन करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा था। ये विनय करते क्या थे? सर, वो लॉयर थे। वकील थे? जी सर। तो क्या आप दोनों बता सकती हैं कि किसने किया होगा? ये किसी पर शक है आपको? सर, ऐसा तो कोई याद नहीं। विनय सर बहुत ही नेक और शरीफ इंसान थे। वो लॉयर थे, पता नहीं किसी केस के सिलसिले में किसी के साथ कोई दुश्मनी हो तो पिछले कुछ दिनों में आपसे उन्होंने कुछ बताया, या फिर आपने महसूस किया हो कि वो किसी केस को लेकर परेशान हो? मेरे पति विनय कोई भी केस के बारे में मुझसे कोई डिस्कशन नहीं करते थे। अभिजीत, समझ में नहीं आता कौन खून कर सकता है विनय का। बड़ी अजीब बात है ये। सर, जिस बेरहमी से विनय का खून हुआ है, ऐसा लगता है कि खूनी के दिल में विनय के लिए काफी जहर भरा था, काफी नफरत करता था वो। वही लगता है। सर, सालुंखे साहब को ब्रेसलेट पर कुछ मिला है। अच्छा, क्या मिला है? ब्रेसलेट का लोगो। ब्रेसलेट का लोगो?
अभिजीत, ये देखो, ऐसा कुछ वी जैसा लिखा हुआ है। वी जैसा ही कुछ है। विक, कंप्यूटर में चेक करो, देखो ऐसा लोगो किस ज्वेलर का है। यस सर। हाँ अभिजीत, आप लोगों ने यहाँ आके हमारी बहुत मदद की है, थैंक यू वेरी मच। अभी आप लोग जा सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुला लेंगे। थैंक यू सर, लेकिन आप मेरे पति के कातिल को जल्द से जल्द ढूंढ निकालिएगा। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, प्लीज। मिल गया सर, वरदान ज्वेलर्स। ये वही दुकान है जो अपनी सारी ज्वेलरी पे इसी तरह का लोगो इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पर है ये वरदान ज्वेलर? सर पेंड्रा वेस्ट। बैंड्रा वेस्ट, वरदान ज्वेलर्स। अभिजीत, इस वरदान ज्वेलर्स से पता चल जाएगा कि ब्रेसलेट खरीदा किसने था। बहन की शादी को 1 हफ्ता रह गया सर। आप घबराइए मत, कल शाम तक आपके गहने आपके घर पहुंच जाएंगे। नक्की? पक्का? मैं खुद आ जाऊं? नहीं, आप बस कल शाम तक गहने भिजवा दीजिए। ये सब अब मेरी जिम्मेदारी है। आप इत्मीनान से घर जाकर सो जाइए। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। आइए सर, शादी है। नहीं कुछ देखना चाहते हैं? आइए ना सर, बैठिए। आराम ने जरा कस्टमर को देखना। नहीं, हम दिखाते हैं आपको कुछ। आप लोग कुछ दिखाना चाहते हैं? घबराइए मत, हम लोग सीआईडी से हैं। कुछ प्रूफ है? सीआईडी की? हाँ, ये ब्रेसलेट देखिए, ये आपकी दुकान का है? ठीक कहा आपने, ये मेरे दुकान से ही बना हुआ है। कहाँ मिला आपको? एक हाथ पे था ये। ब्रेसलेट तो हम हाथ के ऊपर ही पहनते हैं ना। हाथ कटा हुआ था। किसका हाथ था सर? यही पता करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। क्या बता सकते हैं कि ये ब्रेसलेट किसने खरीदा था आपके यहाँ से? ऐसे ब्रेसलेट बहुत कम लोग बनवाते हैं, शायद 4 से 5 पीसेस ही बनवाए थे हमने। सर फिर तो बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि ये 4-5 ब्रेसलेट्स किस किसने बनवाए थे। ये सही कहा मैडम ने। बता सकते हैं? मैं अभी दिखाता हूँ सर। श्रेया, इन सबके नाम और फोन नंबर्स नोट कर लो। जी। देखिए सर। अरे वाह, एड्रेस भी नोट किया है? जी सर। राजेश 401 सिल्वर रिंग, शांतिनगर, बांद्रा। सुभाष कांदिवली में रहता है। सुनील पनवेल का रहने वाला है, और रोकंडा ये बोरीवली में रहता है। इन सबके घर चल के देखना पड़ेगा। हेलो डॉक्टर। आपने अपॉइंटमेंट लिया? मैं सीआईडी से हूँ, इंस्पेक्टर फ्रेडी। हेलो सर, आप यहाँ कैसे? मुझे आपकी मदद चाहिए थी। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल में वेरियोक्साबेन नाम की दवाई यूज की जाती है या नहीं? नो सर, ऐसी कोई दवाई यहाँ इस्तेमाल नहीं होती। ये बहुत ही रेयर दवाई है। थैंक यू। सर ये ब्रेसलेट काफी महंगा है, इसे खरीदने वाले चारों भी बहुत अमीर होंगे। हाँ श्रेया, ये बात तो है, पर इन चारों में से ये ब्रेसलेट पहना किसने? राजेश, सुभाष, सुनील या रोकंडा? ये तो वहाँ घर पे जाने के बाद ही पता चलेगा। तुम्हारा रोना धोना सुनने के लिए मैं सीआईडी में नहीं हूँ फ्रेडी। काम खत्म करो और इसी वक्त केयर हॉस्पिटल में आ जाओ, इसी वक्त। एक्सक्यूज मी मैम। यस, मुझे आपके हॉस्पिटल के किसी कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलना है। आपने अपॉइंटमेंट ली थी? जी नहीं। सर आपका नाम? एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। ओह, सीआईडी से। आप लोगों को तो तकलीफ होते रहती होगी। मैम प्लीज जरा डॉक्टर साहब को बुलाइए, मुझे जरूरी काम है। डॉक्टर चंद्रा बस आते ही होंगे। ओके। लो आ गए। हाँ जी, हाँ ठीक है, ओके। अमित, क्या पता चला वेरियोक्साबेन के बारे में? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम इसी वक्त आ जाओ केयर हॉस्पिटल में। ओके। एक मिनट, पहले आप मुझे ये बताइए कि ये दवा आप किस तरह से ले रही हैं? पहला डोज सुबह नाश्ते के बाद, दूसरी दोपहर को क्यों, जबकि मैंने लिख कर दिया था कि आपको शाम को लेना है। मैम आपको मालूम है आपके नाक से और दिमाग से खून आ सकता है। आप अभी और इसी वक्त हॉस्पिटल में आके मुझसे मिलिए। ये पेशेंट है ना? डॉक्टर चंद्रा। यस। मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। क्या हुआ? एक दवाई है वेरियोक्साबेन नाम की, क्या आपने उसके बारे में कुछ सुना है? वेरियोक्साबेन? जी बिल्कुल सुना है, और मैं अपने पेशेंट को दे भी रहा हूँ। आप ये दवाई अपने पेशेंट्स को दे रहे हैं? जी। तो मैं सही जगह पर आ गया। बता सकते हैं कितने पेशेंट्स को दे रहे हैं आप? अब तक यही कोई लगभग 3 पेशेंट्स को दी है। 3 पेशेंट्स को? जी हाँ। आप रेडी? देखो डॉक्टर साहब 3 पेशेंट्स के नाम देंगे, वो लिख लेना। अब बोलिए। पहले है वैभव, ये सांता क्रूज के रहने वाले हैं। वैभव। दूसरे हैं अरुण, ये अंधेरी में रहते हैं। अंधेरी। और तीसरे हैं रोकांडा,
ये बोरोवली से। रोकंडा? जी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। इट्स माय प्लेजर। सर वैसे हुआ क्या है? खून का मामला है। खून का मामला है? जी। देखिए सर, अगर इस मामले में किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो प्लीज मुझे याद कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सर आमिना, देखो इन 3 पेशेंट्स के नाम मिले जो लोग ये दवाई ले रहे हैं। इन तीनों पेशेंट्स की जानकारी दया और बाकी लोगों को देना। विनीत का फोन। हाँ विनीत। सर हमें यहाँ से 3 पेशेंट्स के नाम मिले हैं। क्या हॉस्पिटल से 3 नाम मिले? जी सर। अच्छा, जो ब्रेसलेट हमें लाश के हाथ पर से मिला वैसे ब्रेसलेट 4 लोगों ने खरीदे हैं। 4? हाँ, 4 लोगों ने। उनके नाम है राजेश, सुभाष, सुनील और रोकंडा। रोकंडा? हाँ, रोकंडा। ये नाम तो हमारी लिस्ट में भी है सर। हाँ? यस सर। ओह ठीक है, हम उसके घर जाते हैं। ओके सर। ओके ओके। ये रोकंडा कहाँ रहता है? बोरीवली में सर। बोरीवली में। ये रोकंडा वही फेमस सिंगर तो नहीं जिसके शोज होते रहते हैं? लगता तो वही सर। सर अगर ये वही फेमस सिंगर है और वो कटा हुआ हाथ उसी का है तो मीडिया में तो। वो कटा हुआ हाथ रोकंडा का है या नहीं, या फिर उसने ये ब्रेसलेट किसी को गिफ्ट दिया है, ये तो बेल बजाने के बाद ही पता चलेगा। बोलिए साहब। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? हम लोग सीआईडी से हैं, रोकंडा से मिलना चाहते हैं। रोकांडा? हाँ वो यही रहते हैं ना? जी बिल्कुल यही रहते हैं। और आप? मैं उनकी पत्नी त्रिया। कहाँ है वो? घर पर नहीं है क्या? आप यहाँ बैठिए प्लीज। आप रो क्यों रही हैं? रोकांडा कहाँ है? उनका कल से कोई अता पता नहीं है। बता के नहीं गया कि कहाँ जा रहे हैं? नहीं सर। आखिरी बार कब देखा था आपने उन्हें? कल, और आज उनका शो भी था। कितने फोन्स आ रहे हैं सुबह से, क्या बताऊं मैं, किसको बताऊं कि रोकांडा कहाँ है। इनफैक्ट उनका फोन भी बंद आ रहा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है सर। प्लीज शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं सर? आज सुबह मैंने पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवाई थी। मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवाई आपने? गायब कहाँ हो गया? ये ब्रेसलेट? सर ये तो। हाँ वही ब्रेसलेट है। इसका मतलब वो कटा हुआ हाथ रोकंडा का था शायद। आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं। अच्छा आप ये बताइए कि रोकंडा को कैंसर की बीमारी है? हाँ, पर आप लोगों को? ऐसे ही। अच्छा रोकंडा के बारे में कुछ जानकारी मिले तो हमें इन्फॉर्म कर देना। जी सर। थैंक यू। हेलो। हाँ क्या? कहाँ पे? पनवेल के हाईवे पे और भी बॉडी पार्ट्स मिले? तुमने फोन करके खबर दी लाश के टुकड़ों के बारे में? हाँ साहब, मैंने बड़ा पाव खाने के बाद कागज फेंकने के लिए जैसे ही कचरे के डिब्बे के पास आया। हाँ सर, इस लाश की हालत बिल्कुल वैसी है जैसे पहले की है। और सर बाकी का शरीर भी गायब है। खूनी ने लाश के टुकड़े को बड़ी सफाई के साथ इस प्लास्टिक की थैली में डाल के यहाँ पे कचरे के डब्बे में फेंक दिया। लेकिन सर कोई खूनी ऐसा क्यों करेगा? मैं भी वही सोच रहा हूँ। सर कहीं इन दोनों का खूनी कोई एक इंसान तो नहीं है? हो सकता है निखिल, मैं इस तरह से लाश को काट के फेंकने का क्या मतलब हो सकता है? सर कहीं ये रोकंडा तो नहीं? ये वही फेमस सिंगर रोकंडा है। सर इसका मतलब पहले किसी ने इसे किडनैप किया और फिर इसका खून कर दिया। ऐसा लगता है श्रेया। मुझे तो लगता है कि वो वकील विनय है, उसे भी पहले किडनैप किया और मारा है। सर जिस तरह से इन दोनों का खून हुआ है विनय और रोकंडा का, उससे तो यही लगता है कि खूनी की इन दोनों से कोई जादुई दुश्मनी है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके दिल में इन दोनों के लिए बहुत नफरत भरी है। जिस तरह से लाश को काटा गया है ऐसा ही लगता है। श्रेया, रोकंडा की बीवी को फोन करके उसकी मौत के बारे में इन्फॉर्म करो। सर मैं जानता हूँ श्रेया, बहुत मुश्किल काम है। क्या करें, तुम्हारा काम ही कुछ ऐसा है, फोन तो करना पड़ेगा। यस सर, मैं समझती हूँ। निखिल, इस बॉडी के पार्ट्स को फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। हेलो मिसेस त्रिया। क्या हुआ? सड़न खे?
इतना परेशान क्यों दिख रहा है तू? बॉस बात ही ऐसी है, तुम्हें पता लगेगा ना, तुम्हारी भी यही हालत होने वाली है। ऐसे क्या बात पता चल गई सारों के साथ? बात ये है कि ये सर जो आप पिछली बार लेकर के आए थे वो इस हाथ से मैच करता है जो आप अभी लेकर के आए। मतलब ये कि इस बार लाया हुआ हाथ और पिछली बार मिला हुआ सर वो एक आदमी का है, और पिछली बार लाया हुआ हाथ और इस बार मिला हुआ सर वो दूसरे आदमी का है। मतलब ये लाश लॉयर विनय की है और ये रोकांडा की। बिल्कुल। मतलब खूनी ने दोनों लाशों को काटा, उनके अंगों की अदला बदली की, फिर अलग अलग जगह पे छुपा दिया। ये चल क्या रहा है खूनी के दिमाग में सर? हाँ सर, कोई खूनी ऐसा क्यों करेगा? लगता है पूरा पागल है सर, कोई साइकोपैथ है। कोई न कोई वजह तो है विवेक, कोई न कोई वजह तो है जो खूनी ऐसे कर रहा है। सर ऐसी क्या वजह हो सकती है ये सब करने की? यही तो पता लगाना है सचिन कि ये खूनी ऐसे वैश्यपन पर क्यों उतर आया। एक बात और बॉस। क्या? वो ये, उस सर की जीभ पर भी वैसा ही अंक लिखा हुआ है जैसा इस जीभ पर लिखा हुआ है। मतलब विनय की जीभ पर जो 3 नंबर लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही 3 नंबर रोकांडा के जीभ पर। बिल्कुल वैसा ही 3 नंबर। क्या राज हो सकता है इस 3 नंबर का? सर हो सकता है कातिल हमें कुछ दिखाना चाहता हो, इसलिए उसने इन लाशों की जीप पर ये नंबर लिख दिए। हाँ, दिखाना तो चाहता है जरूर ये खूनी हमें। हो क्या सकता है सर? शायद कोई पासवर्ड या फिर कोई लॉकर नंबर, कोई एड्रेस, सर कोई कोड। यस सर, इस नंबर का एक केस है ये। 1998, 14 साल पुराना केस है। सर इस केस में मुजरिम चंदू को 14 साल की सजा हुई थी सर, मर्डर के जुर्म में। चलो। और कुछ ही दिनों पहले वो जेल से छूटा। किसका केस सब? सर ये केस कोई विनय हैंडल कर रहा था सर, लॉयर विनय। विनय? सर कहीं ये लॉयर विनय वही तो नहीं जिसकी हमें लाश मिली? हो सकता है। और डिटेल्स देखो। यस सर। सर इस केस में एक ही विटनेस था सर, सिंगर रोकांडा। रोकांडा? रोकांडा और विनय? केस नंबर Q933। हाँ, फिर देखो विवेक, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन था? सर कोई इंस्पेक्टर प्रकाश। प्रकाश? क्या हुआ सर? आप प्रकाश को जानते हैं क्या? बिल्कुल जानता हूँ, कॉलेज के दिनों से जानता हूँ, पुराना दोस्त है मेरा वो। सर तो फिर तो उनसे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी केस की। हाँ अभिजीत, लेकिन पहले ये चंदू जिस जेल में था वहां से उसकी पूरी जानकारी निकालनी चाहिए। तब तक मैं इस इंस्पेक्टर प्रकाश से जाकर मिलता हूं। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से, हमें एक कैदी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। सर बैठिए ना। नहीं ठीक है। जी बताइए, किसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं? चंदू। चंदू जो खून के जुर्म में यहाँ बंद था? हाँ वही। आप उसके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? वो किसी का खून करके यहाँ आया था और इस केस में ये साबित हुआ था कि उसने पैसों के लिए किसी का खून किया था और उसने 13 साल की सजा भी काटी थी। 13 साल? जी हाँ, और अभी 2-4 महीने पहले वो जेल से छूट के गया। अच्छा, उसकी सजा पूरी हुई थी या पहले ही छूट गया? नहीं, उसे 14 साल की सजा हुई थी, लेकिन उसके अच्छे बर्ताव को देखते हुए सरकार ने उसकी 1 साल की सजा माफ कर दी। अच्छा, सजा काटने के बाद अब कहाँ मिलेगा, कुछ अंदाजा है आपको? नहीं सर, हमारे रिकॉर्ड में उसका कोई पता नहीं है। अच्छा, कोई ऐसी जगह जानते हो जहाँ वो अक्सर पुलिस से छिपने के लिए इस्तेमाल करता था? नहीं सर, हमें उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। पिछले 13 साल में जब वो जेल में था तो उसे कोई ना कोई तो मिलने आता था ना? सर आप विश्वास नहीं करेंगे, पिछले 13 सालों में ऐसा कोई आदमी हमने नहीं देखा जो उससे मिलने आया था, और इस बात से जेल में सभी हैरान थे। पिछले 13 साल में उससे मिलने के लिए जेल में कोई भी नहीं आया? हाँ सर, सच है। और ना तो उसका कोई रिश्तेदार, ना दोस्त, ना कोई यार, कोई नहीं था सर। ये तो बहुत ही अजीब बात है। बल्कि पुलिस ने जब उसे पकड़ा तब भी वो अकेला ही था। अच्छा, उसका घर कहाँ है, कुछ एड्रेस है आपके पास? अभी तक हमको उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। इसका मतलब चंदू के आगे पीछे कोई नहीं था। लेकिन सर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी इंसान इतना अकेला कैसे हो सकता है? कोई तो होगा जो उससे बातें करता होगा। अच्छा, जेल में चंदू का बर्ताव कैसा था? वो कैदियों से बात करता था या किसी से बात करता हो? सर कुछ खास नहीं, अकेला ही बैठा रहता था, अपनी दुनिया में वो खोया रहता था, किसी से ज्यादा बात ही नहीं करता था सिवाय एक आदमी के। कौन? सर राजू, चाय वाला। अक्सर वो हमारी जेल में चाय देने आया करता है। चाय वाला राजू? जी हाँ सर, सिर्फ उसी से बात करता था। कहाँ मिलेगा ये चाय वाला? सर आप आगे निकलिए और दाहिने मुड़िए और सीधे चलते जाना, उसका ठेला आगे दिख जाएगा। थैंक यू। थैंक यू सर। राजू चाय वाले के साथ बैठ के चाय पीते हैं। कितने सालों बाद आ रहा हूं मैं प्रकाश से मिलने के लिए। फिर भी सर, इतने वक्त बाद पुराने दोस्त से मिलने की बात ही अलग है। हाँ वो तो है।
अरे एसीपी अंकल आप लोग आइए ना अंदर। आयुष, कितने बड़े हो गए तुम, हैं? पापा कहाँ है? वो क्या हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है अंकल। क्या हुआ आयुष, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा है आप लोग आ गए, मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या हुआ? प्रकाश सर ठीक तो है ना? पापा आज सुबह से कहीं चले गए हैं और मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हैं। तो ऑफिस में फोन करते उनके। मैंने ऑफिस में फोन किया था पर पापा आज ऑफिस पहुंचे ही नहीं है। हो सकता है वो किसी बाहर के काम की वजह से ऑफिस ना गए हो या फिर बिजी हो। नहीं, पापा चाहे जितना भी बिजी हो मेरा फोन जरूर लेते हैं, और अगर फोन नहीं उठा सकते तो मैसेज जरूर करते हैं। आज तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं, मुझे बहुत चिंता हो रही है अंकल। प्लीज पापा को ढूंढिए ना अंकल। आयुष बिल्कुल घबराओ मत, अरे तुम्हारे पापा एक दिलेर और जाबाज ऑफिसर है, समझे? आयुष एक बात बताओ, क्या पापा ने कभी तुम्हारे साथ किसी पुराने केस के बारे में कभी बात की थी? मेरा मतलब है केस नंबर Q933। केस नंबर Q933 के बारे में तो मालूम नहीं, लेकिन पापा किसी पुराने केस को लेकर चिंतित जरूर थे। पुराने केस को लेकर? किसकी केस, कौन सी केस? वो किसी चंदू नाम के आदमी का केस था। चंदू? चंदू की केस? यही तो केस है, केस नंबर Q933। ये केस तो 14-15 साल पुरानी केस है और 10 साल पहले पूरी भी हो गई थी। फिर इस केस को लेकर प्रकाश। पापा का फोन चालू है? जी अंकल। इधर लगाओ। अंकल बेल जा रही है पर कोई उठा नहीं रहा है। हाँ बेल तो जा रही है, कोई उठा नहीं रहा है। फ्रेडी काम करो, प्रकाश का सेल फोन ट्रैक करो, देखो इस वक्त कहां पर है और कहां जाता है। यस सर। ये लो बेटा, और सुनो बिल्कुल घबराना नहीं, तुम्हारे पापा को हम कुछ नहीं होने देंगे, बिल्कुल घबराओ मत। और एक बात, अगर तुम्हें कुछ भी पता चले, कुछ भी पापा के बारे में या इस केस के बारे में, तो मुझे तुरंत फोन कर देना। हो रहा राजू? राजू जी साहब। 4 चाय देना। चौथी चाय किसके लिए साहब? तुम्हारे लिए। सोचा तुम्हारे साथ बैठ के चाय पिया जाए। क्यों नहीं साहब, ग्राहक तो भगवान का रूप होता है और ग्राहक के लिए तो ये राजू कुछ भी कर सकता है साहब। बैठिए साहब, आइए आइए। और एक कैदी के लिए भी राजू कुछ भी कर सकता है ना? मैं कुछ समझा नहीं साहब। नहीं समझा? अभी समझाते हैं, निकल। ये कौन है? मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा? सच बोल, झूठ मत बोल। जेल में जाता था ना उसके लिए चाय लेकर? आप लोग क्या कह रहे हैं साहब? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक हाथ पड़ेगा ना तो सब कुछ बताना शुरू कर देगा। बोल। मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं इसे नहीं जानता साहब। वैसे नहीं मानेगा? हाँ? क्या था? धुंध हटी? हाँ साहब, धुंध हट गई साहब, मैं बताता हूँ। ये साहब, ये चंदू है साहब। सिर्फ इतना याद आया या कुछ और भी बताना चाहता है तू? मैं इसे जेल में चाय देने जाया करता था, इसे मेरी चाय बहुत पसंद थी साहब। बस इतना ही? हमने तो सुना है कि तुम्हारी और चंदू की बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोस्ती तो दूर की बात है साहब, वो मुझे जान से मारने की धमकियां देता था साहब। एक दिन मौका पाकर साहब उसने मुझे दबोच लिया और मुझे कुछ चिट्ठियां दी और उसने मुझे कहा कि इन चिट्ठियों को पोस्ट कर दे, और मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसका कहना नहीं माना या किसी और को इस बारे में बताया तो वो जेल के बाहर अपने पार्टनर के हाथों मुझे मरवा देगा। और तुम मान गए? और मैं क्या करता मैडम, मैं एक मामूली चाय वाला और वो एक खूनी, डर तो लगता ही था। किस तरह की चिट्ठियां भिजवाता था वो तुमसे? ये तो मालूम नहीं साहब, डर के मारे मैंने वो चिट्ठियां कभी खोली ही नहीं। मगर साहब हर 5-6 महीने में वो अपने गांव मंगल नगर के लिए एक चिट्ठी जरूर पोस्ट करवाता था। मंगल नगर? मतलब उसका परिवार मंगल नगर में रहता है? और हाँ साहब, उसने जो आखिरी चिट्ठी पोस्ट करने के लिए दी थी वो कुछ दिनों बाद वापस आ गई थी साहब। वापस आ गई? क्यों? पता नहीं साहब, मैंने तो उसे पोस्ट कर दिया था लेकिन वो वापस आ गई। इस बात को मैंने चंदू को भी डर के मारे नहीं बताया साहब। क्या वो चिट्ठी अभी भी तुम्हारे पास है? जी। दिखाओ जरा। दिखाता हूँ साहब। अनीता चंदू, मंगल नगर, जनार्दनगढ़। प्यारी अनीता, कैसी हो? आशा करता हूँ कि वहाँ सब कुछ कुशल मंगल है। मेरी प्यारी शीला बिटिया कैसी है? ख्याल रखना उसका, बहुत याद आती है उसकी। बस कुछ और दिन इंतजार कर लो, फिर मैं जल्दी ही तुम लोगों के पास आ जाऊंगा। तब तक अपना और मेरी प्यारी बिटिया शीला का ध्यान रखना। तुम्हारा चंदू। चिट्ठी से लगता है कि ये चंदू
अपने परिवार वालों को बहुत याद करता है, खास करके अपनी बेटी शीला को। चिट्ठी से तो ऐसा ही लगता है। मैं चंदू की बीवी और उसकी बेटी से मिलना चाहिए। नगर तो पहुंच गया। ये पता करना होगा कि चंदू के परिवार रहता कहाँ। सर किसी से पूछ लेते हैं। ऐसे छोटे गांव में तो सब एक दूसरे को जानते होंगे। ये आदमी औरत जो घर से बाहर निकले, इनसे पूछो जरा। सुनिए भाई साहब, आप जानते हैं चंदू कौन है? अब चंदू? कौन चंदू? हम किसी चंदू को नहीं जानते। चलो। देखिए, घबराइए मत, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हम जानते हैं कि चंदू का परिवार इसी गांव में रहता है। सिर्फ यही जानना है कि वो रहता किस घर में है। देखिए साहब, अब हमें किसी मामले में मत घसीटिए। हमने कुछ नहीं किया है। हमने तो बस सुना है कि चंदू एक मुजरिम है और वो अभी जेल में। हाँ साहब, हम पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। देखिए, आप लोग बिना बात के परेशान हो रहे हैं। डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग यहाँ से पूछताछ करने के लिए आए हैं। आप लोगों को कुछ नहीं होगा, डरिए मत, भरोसा रखिए। सीआईडी आप लोगों की सुरक्षा के लिए, परेशान करने के लिए नहीं। देखिए भाई साहब, बस इतना बता दीजिए कि ये चंदू रहता कहाँ है। रहता है नहीं साहब, रहता था। रहता था? अब तो ना वो यहाँ है ना उसके घर वाले। कहाँ गए वो लोग? ये तो नहीं मालूम। चंदू की बीवी और उसकी बेटी शीला यहाँ रहते थे, लेकिन 6 महीने पहले ही चंदू की बीवी मर गई। बहुत बीमार थी बेचारी। और उसकी बेटी शीला, वो कहाँ गई? उसकी माँ के देहांत के बाद तो वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। बेचारी घर बेच के चली गई। आप जानते हैं वो कहाँ है? उसका पता, फोन नंबर, कुछ भी? उसके बारे में तो हमें कुछ नहीं पता। बस शीला जाते जाते हमारा आशीर्वाद लेके गई। बहुत अभागन बच्ची थी वो। जिंदगी ने आंसुओं के सिवाय उसे कुछ भी नहीं दिया। शीला दिखती कैसी है? आप लोग के पास कोई तस्वीर है उसकी? हाँ साहब, अपने जन्मदिन पर हमारी बेटी ने एक फोटो ली थी उसकी। क्या हम वो फोटो देख सकते हैं? जी। चंदू अपने परिवार वालों से इतना प्यार करता था, उसके बाद में जेल से छूटने के बाद अपने गांव क्यों नहीं आया? और सर, उसकी बेटी भी घर बेचकर चली गई, वापस ही नहीं आई, ये जानते हुए भी कि उसके पिता की रिहाई को ज्यादा वक्त नहीं है। बेटी का तो पता नहीं। चंदू कहीं पे छुप के बैठा है। अगर उसने दोनों खून किए हैं तो जाहिर सी बात है कि वो ना तो इस गांव में आएगा और ना ही अपने घर में। ये शीला है। क्या हम ये फोटो रख सकते हैं? ये वही एरिया है जहाँ पे प्रकाश सर का मोबाइल फोन ट्रैक किया गया है। इसी एरिया में? हाँ सर। प्रकाश को फोन करता हूँ। फोन चालू है, मेल भी जा रही है। हम प्रकाश सर के मोबाइल फोन के नजदीक पहुंच गए। गुड। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या? प्रकाश सर इतनी सुनसान जगह में करने क्या आए होंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई उन्हें जबरदस्ती उठा के यहाँ पे लाए? हो सकता है। मुझे लगता है प्रकाश जरूर जानता है कटे हुए सिर और हाथों के बारे में। जरूर जानता है प्रकाश। सर, हम प्रकाश सर के मोबाइल फोन के बहुत नजदीक पहुंच गए सर। ट्रैक करते रहना पड़ी, ट्रैक करते रहना। रोको 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 रोको। इसी एरिया में कहीं पर फोन की घंटी सुनाई पड़ रही है। आ रही है सुनाई? हाँ सर। हाँ। देखो आसपास कहीं फोन है क्या? हो रहा फोन। ये तो प्रकाश का ही फोन लगता है। इसका मतलब है प्रकाश यहीं कहीं आसपास ही होना चाहिए। मुझे तो डर लग रहा है सर, कहीं प्रकाश सर के साथ कुछ हो ना गया हो। चुप रहो फ्रेडी, चुप चुप बोलो। अपनी अपनी गन निकालो। प्रकाश की जान को खतरा हो सकता है। पूरा है घर। मुझे लगता है सर कि प्रकाश सर इसी घर के अंदर होंगे। चलकर देखते हैं। जरा सी भी भूल हो गई तो प्रकाश की जान को खतरा हो सकता है। उस तरफ जाकर देखो। रेडी? जाओ पीछे जाकर देखो। उधर कुछ नहीं दिख रहा है सर। सर, हाँ, बाहर से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। घर के अंदर घुस से, मगर सावधानी से। प्रकाश की जान को खतरा हो सकता है, उसके साथ अंदर कोई हो भी सकता है, हैं?
अंदर तो कोई दिख नहीं रहा। फ्रेडी इस तरफ जाओ। विनीत विनीत इस तरफ। माय गॉड प्रकाश, मेरी जल्दी से पानी लेकर आओ। पानी। कौन कौन हो तुम? कौन हो? देखो देखो, तुम लोग मुझे नहीं मार सकते, नहीं मार सकते। मुझे जाने दो मुझे जाने दो। मेरी तरफ देखो, देखो मुझे। मैं प्रद्युमन, इसे भी प्रद्युमन, तुम्हारा दोस्त प्रकाश। तुम यहाँ कैसे? बताता हूं, उठा उसे। पानी पीना, ये पानी पी। प्रकाश। प्रद्युमन, बताओ क्या? कोई मुझे यहाँ ले आया और उसने मुझे बहुत मारा और फिर मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। हम लोग कहाँ हैं? वो क्यों मेरी जान लेना चाहता है? मैंने क्या किया? फिक्र मत करो, घबराओ मत। अब हम तुम्हारे साथ हैं। जो भी है तुम्हारा बाल तक बाका नहीं कर सकेगा, समझे? तो सब बताओ, है कौन? तुम यहाँ पर कैसे आ गए? कौन लेकर आया तुम्हें यहाँ पर? मुझे नहीं पता। मैं जब ऑफिस जा रहा था तो किसी ने मुझे किडनैप कर लिया और मुझे लेके यहाँ आ गया। सर, उसका चेहरा नहीं देखा आपने? नहीं देखा, उसने मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी थी। अच्छा बात बताओ, तुमने उसकी आवाज तो सुनी होगी, तो कुछ याद आता है उस आवाज से? शायद वो आवाज किसकी है तुम्हें पता होगा। अगर आवाज सुनी होती तो जरूर बता देता, लेकिन उसने मुझसे कुछ बात ही नहीं की। बस वो पागलों की तरह मुझे मारता रहा मुझे। और मैं, लगता है बहुत गहरी दुश्मनी है तुम्हारे साथ उसकी। तड़पा कर मारना चाहता था वो तुम्हें, मगर हम आ गए ना। घबराओ मत, चलो यहाँ से। चलो। पापा, ये क्या हालत होगी आपकी? किसने की? बेटा मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। और उस किडनैपर से मिलने के बाद तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। किसने किया किडनैप आपको? कौन था वो? एसीपी अंकल, पापा के साथ ये सब करने की किसकी हिम्मत हो सकती है? आयुष बेटा हिम्मत रखो, हम भी उसी आदमी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्र है प्रकाश सर हमारे साथ है, सही सलामत है। हाँ, ये बात तो है, आप लोग वक्त पर आ गए, वरना वो किडनैपर मेरे पापा को। आयुष तुम एक जाबाज पुलिस ऑफिसर के बेटे हो, और जाबाज पुलिस ऑफिसर का बेटा कभी रोता नहीं है, डरता नहीं है वो किसी से। घबराओ मत, हम तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होने देंगे। प्रकाश, तुम्हें उन लोगों के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा? जरा याद करने की कोशिश करो, कुछ याद आ रहा है? सर प्लीज कुछ तो याद करने की कोशिश कीजिए। आपकी छोटी से छोटी बात उस किडनैपर को पकड़ने में हमारी मदद कर सकती है, प्लीज। तुम लोग समझ नहीं रहे हो, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं बस रास्ते से किडनैप हो गया और किडनैपर ने मेरे मुंह और आंखों पे पट्टी बांध दी। फिर वो मुझे वहां ले गया जहां से आप लोगों ने मुझे बचाया। बस वो मुझे पीटता रहा और पापा! प्रकाश क्या हुआ? लगता है पापा को फिर से हार्ट अटैक आ गया। अटैक? माय गॉड, जल्दी से हॉस्पिटल ले चल। पापा! जो भी अंदर जाएगा, फिर वो चाहे हॉस्पिटल का स्टाफ ही क्यों ना हो, नजर रखना अच्छी तरह से। ये अंदर कौन गया? सर ये डॉक्टर कोराली हैं, इस वक्त राउंड पे हैं।
बस। रुक जाओ, भागने का कोई रास्ता नहीं है। तो शीला, तो तुम हो? किस नाम से बुलाए तुम्हें? आन्या या शीला? हैं? वाह, कितनी सफाई से अपने चेहरे के साथ साथ अपनी पहचान भी बदल ली। मगर अफसोस, चेहरा बदलने के बाद भी सीआईडी से बच नहीं पाई तुम। आप ये मत समझिए कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि मुझे अपने किए का अफसोस है, बल्कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि मैं प्रकाश की जान नहीं ले पाई। विनय और रोकांडा, उनकी जान लेकर क्या मिला तुम्हें? क्या हासिल किया तुमने? उन्हें क्या हासिल हुआ मेरे बाबा की जिंदगी बर्बाद करके? मेरे बाबा तो निर्दोष थे। 15 साल उन्हें सलाखों के पीछे सजा काटनी पड़ी, और जब वो जेल से बाहर आए तो उनकी मौत हो गई। क्या? जेल से निकलने के बाद तुम्हारे बाबा की मौत हो गई थी? हाँ, मेरे बाबा की मौत हो गई, और मरते मरते उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ नाइंसाफी हुई थी। 15 साल वो मुझसे मिलने के लिए तड़पते रहे। एक अच्छे खासे परिवार को बर्बाद कर दिया उन लोगों ने। बदला तो मुझे लेना ही था, आपकी वजह से मेरा बदला अधूरा रह गया। बदला? सच पता है क्या है? सच ये है कि तुम्हारे बाबा निर्दोष नहीं थे, खूनी थे। वो खूनी, एक मासूम की जान ली उन्होंने। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बाबा निर्दोष थे, खूनी नहीं हो सकते। ऐसा ही हुआ। झूठ बोला तुम्हारे बाबा ने तुमसे कि वो निर्दोष है, और तुम बदला लेने के लिए निकल पड़ी। तुम्हारी बदले की आग ने 2 मासूम लोगों की जानें ली, विनय और रोकांडा की। भूल गई तुम कि बदले की आग में खुद के सिवा और कोई नहीं जलता, और मिलता क्या है? सिर्फ खालीपन और किए कर्मों का बोझ। बहुत गलत किया तुमने शीला, कानून को अपने हाथों में लिया। अफसोस, तुम्हें तो अब फांसी ही होगी। मिस्टर रंजन, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, शाम को तुम घर आ रहे हो या नहीं? ओ डार्लिंग, पहले अपने पैरों पर तो खड़ा हो जाने दो। मिस्टर रणविजय, अगर शाम को तुम घर नहीं आए और मेरे डैड ने मेरी शादी किसी और से तय कर दी ना, तो तुम सोचना मैं तुम्हारी वो हालत करूंगी कि तुम पैर पे खड़े होने लायक तो दूर, जॉगिंग करने लायक भी नहीं रहोगे। ओ प्रीति सुनो, मजाक कर रहा था बाबू। अरे भाई, कितने बजे आना है अंकल से मिलने? तुम और घर आ रहे हो? ऑफ कोर्स। और तुम्हारी जॉब? मुझे नौकरी मिल गई। क्या? हाँ। सच? हाँ। कहाँ? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे डार्लिंग, इसीलिए तो मैं तुम्हें पार्क की जगह यहाँ लेकर के आया हूँ। यहाँ क्यों? अपना नया ऑफिस दिखाने के लिए। कहाँ है तुम्हारा ऑफिस? दिखाओ ना। हो रहा। ओह माय गॉड, लाश। सर, हो सकता है इस आदमी ने आत्महत्या की हो। अगर इसे लटक के मरना होता तो अपने घर पे भी लटक के मर सकता था। ऐसे 2 ऊंची बिल्डिंग के बीच में लटकना लॉजिकल लगता है मुझे। लेकिन सर, अगर ये खून है तो खूनी को लाश को किसी सुनसान जगह में काट देनी चाहिए। क्यों इस तरह शहर के बीचों बीच लाश की नुमाइश क्यों करता? श्रेया, लाश छुपाना खूनी का मकसद नहीं होता। अलग अलग खूनियों के दिमाग में अलग अलग किस्म के फिक्र होते हैं। संभाल के। शरीर पे कोई चोट या घाव का निशान तो दिख नहीं रहा है। फिर इसकी मौत कैसे हुई होगी? सर, हो सकता है इसे यहाँ लटका के मारा हो। जिंदा आदमी को ऐसे 2 ऊंची बिल्डिंग के बीच पे लटकाना कोई आसान बात नहीं है श्रेया। आदमी चीखेगा, चिल्लाएगा, अपने आप को बचाने की कोशिश तो करेगा। सर, इसका मतलब इसकी मौत पहले ही हो चुकी होगी जब खूनी ने इसकी लाश को ऊपर टांगा होगा। हो सकता है निखिल। एक आदमी को ऐसे लटकाना
किसी अकेले आदमी के बस की बात नहीं है, 2-3 लोग होंगे साथ में। हाँ सर, एक लाश को यहाँ से वहां तक लेके जाना और उसे लटकाना, ये सब करने में किसी ना किसी ने तो देखा ही होगा उन्हें। सर, जेब बिल्कुल खाली है, मोबाइल पर्स कुछ नहीं है। इस आदमी ने महंगी घड़ी पहनी हुई है, मतलब ये खून लूटने के इरादे से नहीं हुआ है। श्रेया, निखिल, इस बिल्डिंग के टेरेस पे जाके देखो, खूनी ने कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़ा होगा इस बिल्डिंग के छत पे। रस्सी यहाँ बिल्डिंग के छत पे बांधी गई है, मतलब खूनी लाश को लेके यहाँ पे आया था। सर, सामने की टेरेस से ये लोहे का एंकर मिला। एंकर? ओह, मतलब खूनी ने इस एंकर को रोप गन से उस बिल्डिंग के छत पे फेंका और उसके बाद इस पुली की मदद से लाश को रस्सी से बांधकर बीच में लटका दिया। बहुत बड़ी प्लानिंग की है इस खूनी ने, हाँ? उस लाश को लटकाने के लिए। ये सब करके साबित क्या करना चाहता था वो? सर, इस शंभू है इस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड। शंभू, जो लाश थी नीचे, तुम पहचानते हो उसे? हाँ साहब, पहचानता हूँ। वो सुधांशु जी, इसी बिल्डिंग के 7वें माले पर ऑफिस है उनका। खूनी भी इसी बिल्डिंग में था और तुम भी यहीं पर थे, तो तुम्हारे रहते सब कैसे हो? पता नहीं साहब, पर कल रात को 8 बजे तक तो मैंने सुधांशु जी को ऑफिस में ही काम करते हुए देखा था। 8 बजे के बाद कौन कौन आया था इस बिल्डिंग में? 7:30 बजे के बाद इस बिल्डिंग में कोई नहीं आया साहब। सर, इसका मतलब ये खूनी 7:30 बजे से पहले ही बिल्डिंग के अंदर घुस गया था और जैसे ही मौका मिला सुधांशु को मार दिया इसने। रात 8 बजे और कौन कौन था इस बिल्डिंग में सुधांशु के अलावा? सुधांशु जी अकेले ही थे शायद। शायद मतलब ठीक से याद नहीं है। वो ऐसा है ना मैडम, हमारी ड्यूटी तो बिल्डिंग के गेट पर रहती है और इस बिल्डिंग में बहुत सारे ऑफिस हैं, तो अब सब जगह तो ध्यान नहीं रखा जा सकता ना। छत तो एक ही है ना, तो तुम्हारे रहते वो खूनी इस बिल्डिंग की छत पे आया कैसे? सोसाइटी वालों ने सभी ऑफिस वालों को एक एक चाबी दे रखी है, तो उसी ऑफिस की चाबी से छत का दरवाजा खोला गया होगा साहब। कल रात 8 बजे के बाद तुमने किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी थी इस बिल्डिंग में? नहीं साहब, कोई आवाज नहीं सुनी। जब देर रात तक सुधांशु ऑफिस से नीचे नहीं आया तो तुमने ऊपर जाके चेक नहीं किया? साहब, सुधांशु साहब रोज देर रात तक ऑफिस में काम किया करते थे, तो हमने सोचा कि आज भी वो नाइट ड्यूटी कर रहे होंगे। लगता है ये खूनी सुधांशु के कोई आसपास वाला ही है, क्योंकि अच्छी तरह से जानता था कि सुधांशु को कब और कहां मारना है। ये देख रहे हैं आप, बस सुधांशु के सर पर यहाँ किसी भारी चीज से वार किया गया है। यार साळुंखे, ये कोई चोट है ही नहीं, सूजन है सूजन। तुम्हारे कहने का मतलब है कि इतनी सी सूजन की वजह से सुधांशु की मौत हो गई? नहीं, इस चोट की वजह से शायद सुधांशु बेहोश हुआ है। अगर इस चोट की वजह से ये बेहोश हुआ है तो फिर मौत कैसे हुई इसकी? बॉडी पे तो नहीं दूसरे जख्म का निशान दिख नहीं रहा। जहर से। देखा कितनी ब्रिलियंट है तारिका जी, मुश्किल से मुश्किल सवाल का जवाब इनके पास रेडी रहता है। ये कौन सा जहर है? एथेन सैंडाइल ट्राइऑक्साइड। एथेन सैंडाइल ट्राइऑक्साइड? यार साळुंखे, ये नाम मैंने कहीं सुना हुआ लगता है। एथेन सैंडाइल ट्राइऑक्साइड, यार ये तो वही जहर है ना, स्लो पॉइजन, जो अविनाश कुमार के केस में इस्तेमाल हुआ था। देखा, इसे कहते हैं याददाश्त। कमाल है प्रतिमा, तुम्हारी याददाश्त अभी भी चीते की तरह से फुर्तीली है। ये वही स्लो पॉइजन है, वही जिसकी वजह से इंसान की मौत होने में कम से कम 4-5 घंटे लगते हैं।
मतलब सर, पहले खूनी ने सुधांशु को जहर दिया, उसके बाद इसे छत पे ले गया और किसी भारी चीज से इसे मार के बेहोश किया और उसके बाद इसे रस्सी पे लटका दिया। पर सर, खूनी इतना झमेला करेगा क्यों? वो चाहता तो सुधांशु को एक आसान मौत दे सकता था ना। तड़पा तड़पा के मारना चाहता था वो सुधांशु को, तड़पा तड़पा के। ये खूनी है कोई सरफिरा। सर, मुझे लगता है ये खून आपसी दुश्मनी की वजह से किया गया है, वरना किसी को मार के ऊपर लटकाने की और कोई वजह नजर नहीं आ रही है सर। हाँ अभिजीत, सही कह रहे हो तुम। और फिर जिस तरह से खून किया गया है, लगता है खूनी कुछ कहना चाहता था। है? शायद किसी को धमकी दे रहा है, और प्लानिंग भी खूब की इस खून के लिए सर। पहले से ही ऑफिस के बिल्डिंग में जाकर छुप के बैठ गया और जैसे ही मौका मिला अपना काम कर दिया। अच्छा, माउंटेनियरिंग का सामान जो मिला है, पता चला किस दुकान से खरीदा गया है? सर, दुकान का पता लग गया है, अंधेरी में। अंधेरी में? जाओ उस दुकान में और पता लगाओ किसने खरीदा था वो माउंटेनियरिंग का सामान। और अभिजीत, सुधांशु की बीवी से जाकर मिलो और उससे सुधांशु के बारे में सब कुछ पता लगाओ, सब कुछ। माफ कीजिएगा, हम आपकी हालत समझते हैं, लेकिन सुधांशु के खूनी तक पहुंचने के लिए हमें आपसे कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। जी पूछिए दीदी। आप जी, ये मेरी बहन निशा है। अच्छा, सुधांशु के बारे में आप हमें कुछ बता सकती हैं? I mean, कोई खास बात? जी खास, हाँ, उन्हें ऊंचाई से बहुत डर लगता था। ऊंचाई से डर लगता था? फिर तो शायद ये बात खूनी भी जानता होगा। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में सुधांशु किसी बात को लेकर परेशान थे? हाँ, वो पैसों को लेकर बहुत परेशान थे। पैसों को लेकर? क्यों? पता नहीं सर, लेकिन हर महीने के पहले शुक्रवार को वो बैंक से बहुत सारे पैसे निकाल लेते थे और वो पैसा पता नहीं कहाँ जाता था। हर महीने के पहले शुक्रवार को? जी सर। कितना कितना पैसा लाते थे? 1,40,410 रुपए। हाँ? क्या? 1,40,410 रुपए हर महीने? जी सर। सर, ये चक्कर क्या है? कहीं सुधांशु जी को हर महीने में EMI की कोई किस्त तो नहीं चुकानी पड़ती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो हर महीने इतने पैसों का करते क्या थे? पता नहीं। आपने कभी पूछा नहीं उनसे? मैंने कई बार उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो टाल देते थे। जीजू को पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती थी कि एक बार तो उन्होंने मुझसे भी पूछा था कि मैं उन्हें कितने रुपए उधार दे सकती हूँ। अच्छा, आखिर सुधांशु को पैसों की इतनी क्या जरूरत पड़ गई थी? हर महीने 1,40,410 रुपए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या देखेंगे सर आप? हाइकिंग वगैरह करते हैं? हाँ, कभी कभी करते हैं। हाइकिंग का सारा सामान मिलता है हमारे पास। वैसे कुछ सामान तो हम साथ में लेकर आए। क्यों? हम लोग CID से। सचिन, ये देखिए, और ये बताइए कि ये सामान आपके यहाँ से खरीदा गया है क्या? हाँ सर, ये सामान रसिया में बनता है और सिर्फ मेरी ही दुकान पर मिलता है। आप बता सकते हैं किसने खरीदा होगा? क्या बात है, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? एक खून हुआ है। खून? जी हाँ, इसी चीज से खून हुआ है। सर, ये तो पहाड़ पर चढ़ने का सामान है, कोई चाकू बंदूक तो है नहीं। वो तो है, लेकिन क्या है कि आजकल खूनी खून करने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। आप रजिस्टर वगैरह चेक कीजिए, कंप्यूटर देखिए, बताइए किसको बेचा होगा। इस सामान पर जो बैच नंबर का स्टिकर होता है वो हटा दिया गया है। अब ये बताना मुश्किल है कि इसे किसने खरीदा था। कोई मुश्किल नहीं होगा। हमें ये मत बताओ कि पूरा शहर ऐसा सामान खरीदता रहता है। महीने भर में एक आध आदमी खरीदता होगा ये।
कब खरीदा गया सर, ये तो पता चलना चाहिए। पिछले 1 साल में किस किसने खरीदा, देखो। ओके सर। मिल गया सर, 10 लोगों ने। देखा, सिर्फ 10 लोगों ने। सर 10 लोगों का नाम पता नंबर तो मिल ही सकता है। शुरू हो जाओ। कल सुधांशु अपने ऑफिस से थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे। हाँ, कल दोपहर को। और सर जब कल निकले ऑफिस से तो उनके पास एक बैग था, पर जब वापस आए तो वो बैग उनके पास नहीं था। सर जरूर उसके बैग में वही पैसे होंगे। हो सकता है। अच्छा, ये कितने बजे गए? दोपहर के 1:30 बजे। 1:30 बजे। और कितने बजे वापस आए थे? जल्दी आ गए थे, 1:45 के आसपास। 1:45 बजे? मतलब 15 मिनट के अंदर वापस भी आ गए? मतलब सर ये सुधांशु कहीं आसपास ही गया होगा। हाँ सर, पैदल ही गए थे, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। पैदल गए थे? अच्छा। तो जब ये वापस आए थे तो कैसे दिख रहे थे? I mean, उनका बर्ताव कैसा था? उनका बर्ताव तो वैसा ही था, पर उनके कपड़े। कपड़े? क्या हुआ था कपड़ों में? उनके कपड़ों पर सीमेंट लगा हुआ था। सीमेंट लगा हुआ था? जी हाँ, सीमेंट। और उनके कोट पर पेंट के निशान भी थे। पेंट के निशान? हाँ, हल्का सा पीला रंग का था। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। सीमेंट और पेंट के निशान, इसका मतलब सुधांशु किसी ऐसी जगह गया था जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और पेंटिंग का। चलो जरा ऑफिस के आसपास चेक करते हैं। मिस्टर राजीव, 15 तारीख को आपने M&N माउंटेनियरिंग से कुछ सामान खरीदा था क्या? हाँ, तो वो सामान मैं देख सकता हूँ? पर किस लिए? मैं CID से। एक काम करो, आसपास देखो, वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मिलती है क्या? चेक करो। आप रेडी? बैठ तो नहीं गया? अरे नहीं सर, यहाँ कहाँ बैठने की जगह है, बस वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मिल जाए वहीं पे बैठूंगा। हाँ, तुम्हारा क्या हाल है? अच्छा, हाँ रुको, आता हूँ। अच्छा, तो ये है अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। यहाँ पे पैसों का बैग लेके आया था सुधांशु। लगता तो ऐसा ही है सर। जरा देखें कैसा पान बनाता है ये। ड्यूटी पे पान? पूछ मत भाई, बड़े टेढ़े आदमी है, न जाने कब क्या कर बैठेंगे। क्या है? क्या फुसफुसा रहे हो? हाँ? कुछ नहीं सर। तुमने कुछ बोला क्या? अरे सर, मैं क्यों कुछ बोलूं? मैंने कुछ नहीं बोला। मेरे कान बज रहे हैं। हाँ? चलो। अरे सुनो, इसे पहचानते हो? ये कौन है साहब? ये कल दोपहर को यहाँ पे आया था, 1-1:30 बजे के बीच में। हाँ, अब कुछ याद आ रहा है साहब। याद आ रहा है? इसके हाथ में एक बैग था। बैग? देखो, अभी प्यार से पूछ रहे हैं, जल्दी से याद आ जाए तो अच्छा है, वरना बहुत भारी पड़ेगा। हाँ साहब, एक बैग था साहब। था ना? क्या किया उसने बैग का? लगता है साहब उस आदमी का दिमाग खराब था, जाते समय खाली हाथ चला गया। अच्छा, ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि वो आदमी वहाँ बैग छोड़कर गया और तुमने जाकर देखा ना उसमें क्या है? माफ करना, आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया साहब। जी। देखा ना जाके वहाँ पे? जी साहब, मगर इससे पहले कि मैं यहाँ से जाता, एक मेम साहब आई और वो बैग लेके चली गई। मेम साहब? देखने में कैसी थी? देखने में तो मेम साहब ही थी। अरे यार, चेहरा तो देखा होगा ना उसका? नहीं साहब, चेहरा कहाँ देखा, वो मेरी निगाह तो बैग पे ही थी ना। नहीं देखा? अच्छा, ले चलो ब्यूरो ले चलो। अरे नहीं साहब, उसका कद 5.5 फीट के आसपास में था, रंग गोरा और लंबे बाल। बाकी शक्ल के बारे में मत पूछो साहब, शक्ल मैंने ठीक से देखी नहीं। सच कह रहा हूँ साहब, सच कह रहा हूँ। सर, सुधांशु की बीवी और साली 5.5 फीट से कम है, तो ये शायद कोई और ही होगी। इसका मतलब है इस गुनाह में एक लड़की भी शामिल है। हम अंकुश से मिलना चाहते हैं।
आप लोगों ने आने में बहुत देर कर दी। 5 दिन पहले उनकी मौत हो गई है। मौत? आई एम सॉरी। कैसे हुई मौत? आग में जलकर। ये आग कहाँ लगी थी? उनके ऑफिस में। संभालिए अपने आप को। जिस चीज से वो जिंदगी भर डरते थे, उसी चीज ने उनकी जिंदगी छीन ली। मतलब ये अंकुश आग से डरता था? जी हाँ, उन्हें आग का फोबिया था। मुझे लगता है खूनी कोई जान पहचान वाला है जो अंकुश और सुधांशु के फोबियास के बारे में जानता था और उनको तड़पा तड़पा के मारना चाहता था। अच्छा, ये बताइए कि अंकुश ने 23 तारीख को कुछ माउंटेनियरिंग का सामान खरीदा था क्या? जी हाँ, खरीदा था। हम देख सकते हैं? पर उन्होंने कहाँ रखा है मुझे पता नहीं। माफ कीजिएगा, तब तो आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। श्योर। श्योर? यस। अरे सुधांशु, ये फोटो में सुधांशु है ना? जी हाँ, ये सुधांशु है, अंकुश के बिजनेस पार्टनर। बिजनेस पार्टनर? जी हाँ, लेकिन 1 साल पहले इनकी पार्टनरशिप टूट गई। पार्टनरशिप टूट गई? लेकिन क्यों? कुछ आपसी मतभेद। सब पूरा घर देख लिया, माउंटेनियरिंग का सामान कहीं नहीं मिला। मिलेगा कहाँ से? जरूर वो जान पहचान वाला चुरा के ले गया होगा सुधांशु को मारने के लिए। नम्रता जी, इस फोटो में अंकुश और सुधांशु के अलावा ये दोनों कौन है? वो रितेश है, अंकुश का बहुत अच्छा दोस्त। ये वाला? जी। और ये वाला? इन्हें मैं नहीं जानती। कोई बात नहीं, सीआईडी इनका पता लगा लेगी। वैसे ये फोटो है कहाँ की? वेव रिजॉर्ट की। आज से 2 साल पहले 14 अप्रैल 2010 को वहाँ कंपनी की पार्टी थी। वेव रिसोर्ट, 14 अप्रैल 2010। सर, ये रही फायर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट। इसमें साफ साफ लिखा है अंकुश के ऑफिस में जो आग लगी थी वो पेट्रोल की वजह से ही थी। ओह, मतलब आग लगी नहीं, लगाई गई। पेट्रोल छिड़क के ऑफिस को राख कर दिया। मतलब अभिजीत, खूनी ने अंकुश को वही मौत दी जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था, आग से। सर, इसका मतलब खूनी कोई ऐसा आदमी है जिसकी दुश्मनी दोनों के साथ थी, अंकुश और सुधांशु के साथ। सर, शायद कोई बिजनेस राइवल हो। सुधांशु और अंकुश पार्टनर्स थे ना? मगर विवेक, सुधांशु और अंकुश, इन दोनों की पार्टनरशिप तो 1 साल पहले टूट चुकी थी। चौथे आदमी के बारे में कुछ पता चला क्या? सर, दया लगा हुआ है। और रितेश के बारे में? सर, उसके घर पर ताला है और फोन भी बंद है। सर, ये है अंकुश का बैंक स्टेटमेंट। ठीक सुधांशु की तरह अंकुश भी हर महीने के पहले शुक्रवार को अपने अकाउंट से 1,40,410 रुपए निकालता था सर। हाँ? सुधांशु की तरह अंकुश भी? हाँ सर। मतलब अभिजीत, कोई तो इन दोनों को ब्लैकमेल कर रहा था। हाँ सर, कोई कॉमन एनिमी, एक ऐसा दुश्मन जो अंकुश और सुधांशु दोनों से बहुत ज्यादा नफरत करता था। और जब ब्लैकमेल के पैसे देने बंद कर दिए इन दोनों ने, तो इन्हें रास्ते से हटा दिया। मगर अभिजीत, एक बात खटक रही है, वो रकम, ये ऑड अमाउंट। अभिजीत, अगर वो ब्लैकमेलर चाहता तो उनसे 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख लेता। यही अमाउंट क्यों, ये ऑड अमाउंट, 1,40,410, यही रकम क्यों? ओह, तो ये बात है। क्या बात है सर? सर, लगता है इस रकम का राज समझ में आ गया है। ये देखिए, 14,410। तो इस खेल का राज समझ में आ गया अभिजीत। मतलब सर, ये एक तारीख है, 14 अप्रैल 2010। करेक्ट विवेक, ये तारीख हमें अंकुश की बीवी नम्रता ने बताई थी। इसी तारीख पर ये फोटो खींची गई थी, उस रिसोर्ट में, एक पार्टी में। मतलब अभिजीत,
इस सुधांशु और अंकुश की मौत का राज 2 साल पुरानी पार्टी में दफन है। 14/4/2010। अरे साहब, हमारे रिसोर्ट में हर हफ्ते 1-2 पार्टियां होती रहती हैं। अब 2 साल पहले कौन सी पार्टी हुई होगी ये बता पाना मुश्किल है साहब। आपकी मुश्किल का इलाज है हमारे पास। इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये फोटोज 14 अप्रैल 2010 की है। ओ, ये पार्टी। मैंने कहा था ना, आपकी मुश्किल का इलाज है हमारे पास। आप इस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं? क्यों, कोई खास बात हुई थी क्या इस पार्टी में? जी। क्या हुआ? हमारी रिसोर्ट में पहली बार पुलिस आई थी इस पार्टी की वजह से। दारू पी के झगड़ा शुरू कर दिया था क्या? नहीं सर, पार्टी तो शांति से खत्म हो गई थी, लेकिन गड़बड़ अगले दिन सुबह हुई सर। ऐसा क्या हुआ? सर, इस फोटो में जो ये वाले साहब है ना, ये हमारे रिसोर्ट से गायब हो गए थे। पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। फिर मिले नहीं थे क्या? नहीं सर, पुलिस ने काफी ढूंढने की कोशिश की पर कुछ पता ही नहीं चला। ये नाम क्या है इस आदमी का? इनका नाम कुछ वी से था सर। वरुण नहीं, विजय, हाँ विभोर नाम था सर। विभोर नाम था उसका? नहीं, ऐसा तो नहीं कि इन दोनों मौतों का संबंध विभोर के गायब होने से हो। सर, मुझे लगता है इन तीनों दोस्तों ने कुछ गड़बड़ की है और विभोर के गायब होने में भी इन तीनों का हाथ है। विभोर गायब हुआ शायद इसलिए इनके खून हो रहे। 2 साल हो गया विभोर को गायब हुए, आज तक मिला नहीं। आखिर गया तो गया कहाँ? कहीं ऊपर तो चला नहीं गया? रेडी, आत्मा जाती है ऊपर, लाश नहीं। जमीन पे लाश तो मिलनी चाहिए थी ना। इसके परिवार वालों से पूछते हैं, देखते हैं वो लोग क्या कहते हैं। अरे साहब, आप उस 2 साल पहले वाले पार्टी के बारे में पूछ रहे हैं ना? हाँ, लेकिन तुम कुछ जानते हो क्या उसके बारे में? हाँ साहब, उस विभोर नाम के आदमी ने उस दिन बहुत दारू पी रखी थी। बहुत बोले तो बहुत, हिसाब के बाहर। तो क्या वो पी के गिर गया था यहाँ? नहीं सर, उसके 3 दोस्त लेकर गए थे यहाँ से। तुम्हें कैसे मालूम? साहब, मैं यहीं था पार्किंग में। विभोर से तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। इन्हें पहचानते हो? यही तो थे वो तीनों जो विभोर को लेकर गए थे यहाँ से, और फिर थोड़ी देर बाद वापस भी आए थे। वापस भी आ गए? हाँ सर, लेकिन सिर्फ वो तीनों ही वापस आए। और ये विभोर, ये वापस नहीं आया? विभोर नहीं आया था। विनीत, इसका फोन नंबर ले लो। बस अब पक्का हो गया, उन तीनों ने ही विभोर को मार के कहीं पे गाड़ दिया है। और ये सब करते हुए उन्हें किसी ने देख लिया है और एक एक करके सबको ब्लैकमेल कर रहा है और सबका खून कर रहा है। लगता है अगला नंबर इस रितेश का है। रितेश के घर जाके देखा था? हाँ सर, उसके घर पे ताला लगा हुआ, लेकिन उसका मोबाइल यहीं पे ट्रेस हुआ, इसी होटल में। एक्सक्यूज मी, क्या आप इस होटल के मैनेजर हैं? यस सर। हम आप ही को ढूंढ रहे थे। इस फोटो को देखिए, ये आदमी आपके होटल में ठहरा हुआ है? नहीं सर। ध्यान से देखिए, रितेश नाम है इसका। सर, रितेश नाम का कोई भी गेस्ट नहीं ठहरा हमारे होटल में। वैसे आप लोग हैं कौन? CID। सुनो जी सर। ये फोटो देख, इसको देखा होटल में? ये तो उस कॉन्फ्रेंस में था सर। कॉन्फ्रेंस में? कैसी कॉन्फ्रेंस? एक्चुअली सर, आज हमारे होटल में मरीन इंजीनियर्स की एक कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें बाहर से बहुत से लोग आए हुए थे। कहाँ है कॉन्फ्रेंस हॉल? हॉल नंबर 5 में सर। अभी चालू है कॉन्फ्रेंस? बस 5 मिनट पहले खत्म हुई है। एक्सक्यूज मी, ये जो कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर से लोग आए थे, वो है क्या अभी? सर, सारे चले गए सर। चले गए? अच्छा, ये फोटो देखो, ये आदमी भी था क्या उनमें? ये तो लिफ्ट के अंदर जाते हुए दिखा सर। लिफ्ट के अंदर? तो नीचे गया होगा। अरे भाई साहब, क्या हुआ? पीछे हटिए, क्या हुआ? सर, लिफ्ट बंद पड़ी हुई है, अंदर आदमी अटका हुआ है। अंदर आदमी अटका है? हाँ। और ये आदमी अंदर है। पीछे हटिए, सचिन। बाहर निकालो। रितेश, रितेश, सांस तो चल रही है। विनीत, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। डॉक्टर साहब, अब तबीयत कैसी रितेश की? डोंट वरी, अब कोई खतरे की बात नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि आप लोग उसे सही वक्त पर हॉस्पिटल लेके आए,
वरना उसका बचना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात समझ में नहीं आई, सिर्फ लिफ्ट में बंद होने की वजह से उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई? वो बात नहीं है, हमें उनके खून से जहर भी मिला है। जहर? कैसा जहर? अब ये तो कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही बता सकता है, पर लगता है कि बहुत ही स्लो पॉइजन था। अगर कोई जल्दी असर करने वाला जहर होता ना तो रितेश शायद अभी जिंदा नहीं होते। सर शायद ये वही स्लो पॉइजन होगा, इथेन सैंडल ट्राइऑक्साइड जो सुधांशु की बॉडी में मिला था। मुझे भी यही लगता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम रितेश से मिल सकते हैं? श्योर, प्लीज। अरे सर, आप लोग सही वक्त पर मुझे यहाँ नहीं लेकर आते, मेरा तो टिकट ही कट गया था, वो भी बिल्कुल फ्री में। नहीं 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 नहीं, फ्री में नहीं, पूरे 1,40,410 रुपए में। 1,40,410? ये क्या सर? देखो रितेश, अब सच पे पर्दा डालने से कोई फायदा नहीं। हमने तुम्हारे बैंक अकाउंट के डिटेल चेक किए हैं। तुम हर महीने के पहले शुक्रवार को 1,40,410 किसे देते थे? मैं? किसे? उसी को जिसे सुधांशु और अंकुश भी पैसे देते थे और जिसने उन दोनों का खून कर दिया और तुम्हारे ऊपर भी तो हमला किया। मुझ पर किसने हमला किया मैं नहीं जानता, मैंने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा। कमाल है, उस आदमी ने तुम्हें जहर दिया, तुम्हें लिफ्ट में बंद किया और तुम कह रहे हो कि तुम उसका चेहरा देख नहीं पाए? हाँ? जहर का तो मुझे पता नहीं सर, मैं होटल से बाहर जा रहा था, अचानक पीछे से किसी ने मुझे धक्का दिया और मुझे लिफ्ट में बंद करके चला गया। ये सब इतना जल्दी हुआ, मुझे उसका चेहरा देखने का वक्त ही नहीं मिला। अच्छा, उसने तुम्हें लिफ्ट में ही क्यों बंद किया? तुम्हें लिफ्ट का कोई फोबिया है क्या? लिफ्ट ही नहीं सर, मुझे हर बंद कमरे से डर लगता है, मुझे क्लस्ट्रोफोबिया है। देखा सर आपने, खून ही सबको दर्द भरी मौत देना चाहता है। उसने सुधांशु को ऊपर लटका दिया क्योंकि इसे वर्टिगो था, और उसने अंकुश को जला के मारा क्योंकि इसे पायरोफोबिया था, और इसे लिफ्ट में बंद कर दिया क्योंकि इसे क्लस्ट्रोफोबिया है। मतलब ये आदमी को इनके जान पहचान का ही है, जिसे मालूम था कि किसे किस चीज से डर है। रितेश, कोई नाम आता है तुम्हारे दिमाग में? नहीं सर। हमारे दिमाग में एक नाम आता है। किसका? विभोर। विभोर? आप लोग विभोर को कैसे जानते? हम तो उस पार्टी के बारे में भी जानते हैं जो 14 अप्रैल 2010 को हुई थी वेव रिसॉर्ट्स में। 14 अप्रैल 2010? ये रकम 1,40,410 वहीं से आया है ना? बताओ उस रात क्या हुआ था एग्जैक्टली, जिसकी वजह से तुम लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसकी वजह से खून हो रहे हैं? उस रात? हाँ हाँ बोलो, क्या राज है उस रात का? कहाँ ये विभोर? उस रात विभोर ने बहुत शराब पी रखी थी, उसे सीधे चलने को भी नहीं हो रहा था। हम लोगों ने सोचा इसको थोड़ा घुमा लाते हैं, थोड़ा ठंडी हवा लगेगी तो शायद शराब का नशा कम हो जाएगा। यही सोचकर अंकुश ने गाड़ी निकाली और हम चारों गाड़ी में बैठकर रिसोर्ट से बाहर निकल गए। रिसोर्ट से थोड़ी दूर जाकर एक खाई थी, अंकुश ने गाड़ी वहीं पे रोक दी और हम चारों वहीं पे बैठ गए और बातें करने लगे। क्या बात करने लगे? इधर उधर की बात जो दोस्तों में होती, थोड़ा हंसी मजाक, एक दूसरे की टांग खींच रहे थे। और थोड़ी देर के बाद हम एक दूसरे के डर के बारे में बातें करने लगे। डर? कैसा डर? हाँ, डर। हर इंसान को किसी न किसी चीज से डर जरूर लगता है, जैसे मुझे क्लस्ट्रोफोबिया, सुधांशु को वर्टिगो और अंकुश आग से डरता था। विभोर को ऑल्टोफोबिया था। ऑल्टोफोबिया? ऊंचाई से डर लगता था उसे? जी हाँ, ऊंचाई का डर, क्योंकि वहां पर खाई थी। हमने विभोर को बहुत उकसाया कि अगर तुझ में हिम्मत है तो तू 2 मिनट उस खाई के पास खड़ा रहे और नीचे देख। ये जानते हुए भी कि उसने शराब पी रखी थी और वो लड़खड़ा रहा था, तुम सबने ऐसा किया? यही तो सबसे बड़ी गलती की हमने। विभोर शराब के नशे में था,
उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो खाई में जा गिरा। फिर हम जैसे तैसे नीचे उतरे सर। हमने विभोर को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन विभोर नहीं मिला। तब हमने ये फैसला किया कि ये राज किसी को नहीं बताएंगे। ये राज हम अपने सीने में दफन कर देंगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, खुद को दोस्त कहते हो ना। सर जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ है। विभोर की मौत का बोझ हम अपने सीने में लेकर घूम रहे। फिर ये ब्लैकमेलिंग का सिलसिला कब से शुरू हुआ? 3 महीने पहले अचानक हम तीनों को एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था 1,40,410 रुपया हर महीने अगर हमने उस तक नहीं पहुंचाया तो वो विभोर की मौत का राज दुनिया के सामने लाकर रख देगा। अच्छा, आप लोगों ने पता लगाने की कोशिश नहीं की कि ये पैसे किसके पास जा रहे हैं? की थी, लेकिन सर मुजरिम बहुत चालाक है। वो हर बार पैसे लेने की जगह बदलता था और आखिर में कहता था कि पीछे मुड़कर मत देखना। ये सब बताने के लिए वो फोन करता था? फोन नहीं सर, चिट्ठी लिखकर टाइम और जगह बताता। वो चिट्ठी कहाँ है? चिट्ठी तो मैंने जला दी सर। मुझे डर था कि ये चिट्ठी किसी के हाथ में लग जाए। अगर हमें पहले बता देते हैं तो शायद आज सुधांशु और अंकुश जिंदा होते हैं। अच्छा, अब तुम किसी लड़की को जानते हो जिसका कद 5.5 फुट है, गोरा रंग, लंबे बाल? 5.5 फुट रंग गोरा? हाँ, जरा सोच के बताओ, क्योंकि पैसे का बैग उठाने के लिए वो लड़की ही आती थी। ओह माय गॉड, कहीं ये मनीषा तो नहीं? मनीषा? ये मनीषा कौन है? विभोर की पत्नी। विभोर की पत्नी? कहीं वही तो नहीं कर रही है सब अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए? हाँ? इस विभोर का एड्रेस बताओ। ये विभोर का घर? हाँ सर, विभोर घर गई। सर जरूर इस सबके पीछे मनीषा का ही हाथ होगा। ब्लैकमेल करके वो अमीर भी बन गई और खून करके अपने पति की मौत का बदला भी ले लिया। अरे सुनिए, आप लोग कौन है और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हाँ। क्या बात है सर, आप लोग इस घर में किसे ढूंढने आए? मनीषा को, विभोर की पत्नी। सर ये घर तो पिछले 1-1.5 साल से बंद पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई नहीं आता जाता। सर सुनने में आया था कि विभोर मर चुका है, ये बात सच है क्या? हाँ, लगता कुछ ऐसे ही है। वैसे पिछले 1-1.5 साल में इस घर में कोई भी नहीं आया? नहीं सर। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक्स। पिछले 1-1.5 साल से यहाँ कोई नहीं आया तो फिर इलेक्ट्रिक बिल, कुरियर, चिट्ठी कुछ तो होना चाहिए था लेटर बॉक्स में। कुछ नहीं। चलो अंदर चल के देखते हैं। निखिल, जरा देखो लाइट के स्विच कहाँ है? देखा सर, घर में लाइट अभी भी है, कनेक्शन कटा नहीं है। इतना ही नहीं, फर्श भी एकदम चकाचक है। छत पे कहीं भी मकड़ी का जाला नहीं है। ऐसा लगता है यहाँ हर रोज साफ सफाई हो रही है। निखिल, जरा ऊपर चेक करना। सर ये देखिए, फ्रिज में रखा हुआ सामान भी ताजा है। सर ऊपर भी घर एकदम साफ सुथरा है। मतलब ये मनीषा घर में तब आती होगी जब पड़ोसी की नजर उन पे नहीं पड़ती।
रुक जा, रुक। चुपचाप इस तरफ पलटो और इस कार हटाओ। कार हटाओ। पकड़ो उसे। बस डोंट मूव। कर नीचे। कर नीचे। कार हटाओ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, इसे मैंने उसके कहने पे किया था। आइए आइए मिस्टर विभोर। स्वर्गलोक से नीचे धरती में आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? मजाक? मजाक तो आपने किया अपने दोस्तों के साथ। अपनी झूठी मौत का नाटक करके पहले ब्लैकमेल किया और फिर उन सबको ऊपर पहुंचा दिया। नहीं, ये झूठ है। हाँ, मैंने उन्हें ब्लैकमेल जरूर किया था, लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया है। क्यों कर रहे थे तुम ब्लैकमेल? क्योंकि मुझे उन्हें सजा दिलानी थी। मेरे साथ जो अन्याय हुआ उसका बदला चाहता था मैं। क्या बात है, बड़ी अच्छी सजा है। उनसे लाखों रुपए ऐंठ के तुम्हें इंसाफ मिल गया। मेरी हालत देख रहे हैं ना आप, चल फिर भी नहीं सकता। नर्क से बदतर जिंदगी बना दी उन लोगों ने मेरी। इसके बदले में थोड़े पैसे मिल गए तो क्या गलत किया? इसी बदले की आग को मिटाने के लिए तुमने अंकुश को आग में जला दिया और सुधांशु को लटका दिया। हा? मैं उन्हें क्यों मारूंगा? उनकी मौत की वजह से तो मुझे पैसे मिलने बंद हो गए। और इस हालत में ऐसा कर भी कैसे सकते हैं? अच्छा, तो कौन है वो आप लोगों का चाहने वाला जो आप लोगों के लिए इन तीनों से बदला ले रहा है? हा? एक बात बताओ, उस 14 अप्रैल 2010 को एग्जैक्टली हुआ क्या था वहां पे? सोच समझ के बताना। उस रात मैंने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी। ठीक से चल भी नहीं पा रहा था मैं। तभी सुधांशु, रितेश और अंकुश ने मुझे कार में बिठाया और मुझे खाई के पास ले गए। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। मेरा यही डर दूर करने के लिए उन्होंने मुझे खाई के किनारे खड़ा कर दिया। और फिर शराब की वजह से तुम्हारा बैलेंस बिगड़ा और तुम खाई में गिर गए। नहीं, मेरा बैलेंस बिगड़ा नहीं था। किसी ने मुझे पीछे से धक्का मार दिया। धक्का? किसने धक्का दिया तुम्हें? पता नहीं। उस वक्त वहां उन तीनों के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। इसका मतलब है उन तीनों में से कोई। सर, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंकुश और सुधांशु मर चुके हैं, रितेश की जान जाते जाते रह गई है और विभोर तो इस हालत में है ही नहीं कि वो किसी की जान ले सके। तो सर, कौन है वो पांचवा आदमी जिसे हम लोग देख नहीं पा रहे? हाँ सर, और रितेश पर तो खुद जानलेवा हमला हुआ है, तो वो क्यों झूठ बोलेगा? सर, जरूर विभोर झूठ बोल रहा होगा। उसने अपने पैसे भी कमा लिए और अपना बदला भी पूरा कर लिया। हाँ, मगर विभोर झूठ क्यों बोलेगा विवेक? क्यों झूठ बोलेगा वो, जब उसे पता ही नहीं कि किसने उस पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की? और फिर वो तीन लोगों से बदला लेगा ही क्यों? हैं? बताओ। ये रितेश उस दिन होटल में कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया था ना? यस सर। हेलो, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ सीआईडी से। जी, रितेश आपके होटल में जो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आया था। रितेश, अरे वो जो लिफ्ट में अटक गया था? हाँ जी, हाँ, तो वो जो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आया था, आपको मालूम है कौन सी कॉन्फ्रेंस थी, किसकी थी? क्या? थैंक यू वेरी मच सर। रितेश उस दिन होटल में सबमरीन इंजीनियर्स की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया था। सबमरीन इंजीनियर्स की कॉन्फ्रेंस? तो फिर अभिजीत, हमारा खूनी मिल गया।
रितेश का वो ब्लड टेस्ट के लिए गए हैं। ब्लड टेस्ट के लिए? एटर्नी को फोन करके बोलो उसे वहीं रोके। पर बात क्या है? वो बोला जाए वही करो, जल्दी। हेलो हेलो। हाँ सुनीता, क्या हुआ? सर वो सीआईडी वाले आए हैं, बोल रहे हैं रितेश को कहीं जाने मत देना। रितेश तो मेरे सामने ही बैठा है, वो कहाँ जाएगा? क्या हुआ? कहाँ गया वो? सर वो बाहर की तरफ गया है। तुम ठीक हो? रेडी, डॉक्टर बुलाओ जल्दी। निखिल इस तरफ देखो। छोड़ दे से वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो इस कबूतर के लिए नहीं होगा, तो खून कर चुका हूँ, एक और कर दूंगा, फांसी तो एक ही होनी है। मैं कहता हूँ जाने दो मुझे। ठीक है तुम चले जाओ, निखिल को खुश नहीं होना चाहिए। अब आया ना लाइन पर, कर नीचे कर। नहीं दे रहे, कर नीचे करो। नहीं दे रहा, कर नीचे कर। दो खून करके सीआईडी से पंगा लेगा तू? आप लोगों को पता कैसे चला कि खून मैंने किया? तुम्हारा झूठ जो पकड़ लिया हमने। तुमने हमसे कहा कि तुम्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया है, मतलब बंद कमरों का डर। हाँ? और अगर ऐसी बात है तो फिर उस दिन वहां होटल में सबमरीन इंजीनियर्स के कॉन्फ्रेंस में क्या करने गए थे तुम? हाँ? इतनी प्लानिंग की छोटी से छोटी बात का ख्याल रखा, फिर ये गलती कैसे हो गई? सीआईडी की बात ही कुछ ऐसी है, एक छोटा सा सुराग भी काफी है हमारे लिए तुम जैसों का भांडा फोड़ने के लिए। अब ये बताओ अपने दोस्तों को क्यों मारा तुम? लगातार हो रही ब्लैकमेलिंग से सुधांशु और अंकुश परेशान थे। वो मुझे धमकी देने लगे थे कि मेरे किए हुए गुनाह का भुगतान वो नहीं करेंगे और सीआईडी को सब सच सच बता देंगे कि विभोर को धक्का मैंने दिया था। मतलब वो दोनों जानते थे कि विभोर को तुमने धक्का दिया? हाँ। वैसे तुमने विभोर को धक्का दिया क्यों? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? हाँ? क्योंकि उसने मेरा प्यार छीना था। क्या मतलब? मैं मनीषा से प्यार करता था कॉलेज के दिनों से ही। विभोर को ये अच्छी तरह पता था, फिर भी उसने मनीषा को जाकर प्रपोज किया। और मनीषा ने विभोर का ये शादी का प्रपोजल स्वीकार करके उसे शादी कर ली? हाँ? हाँ, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि विभोर को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत विभोर नहीं, तुम चुकाओगे, सलाखों के पीछे फांसी का इंतजार करते हुए, क्योंकि विभोर अभी जिंदा है। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।